हेलो क्लास, दिस इज डॉक्टर शिल्पा नागा, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी बाल रोग विभाग, क्लास थर्ड ईयर। और आज का सेशन है हमारा 2.13। जो अभी का सेशन है हम पढ़ने जा रहे हैं 2.14 सेशन। इस सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं जो हमने 2.13 सेशन में मेनिंजाइटिस स्टार्ट किया था। उसके हमने उसमें टाइप्स देखे थे और टाइप्स की डिटेल्स देखी थी, कोजेस देखे थे। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं मेनिंजाइटिस के, और आगे की डिटेल्स देखेंगे। डायग्नोसिस किस तरीके से करना है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस किससे करना है, ट्रीटमेंट क्या करना है मेनिंजाइटिस का, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम मेनिंजाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलवेज सेकेंडरी टू प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। इसके जस्ट पहले हमने ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को देखा था। तो जो भी सिम्टम होंगे प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के बाद जो सिम्टम होंगे वो आएंगे इसमें। फर्स्ट फेज जो हम इसकी देख रहे हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स की, उसमें वेग सिम्टम मिलते हैं हमें। चाइल्ड एक्टिव नहीं रहता है, उसको एक्टिविटीज़ खेलना, प्लेइंग, ये सब नहीं करना चाहता, नहीं करने का मूड होता। चाइल्ड इरिटेबल होता है, रेस्टलेस और ड्राउजी फील करता है। साथ में एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगी, वॉमिटिंग की फीलिंग भी उसे प्रेजेंट हो सकती है। ओल्डर चाइल्ड में कंप्लेंट ऑफ हेडेक। तो मेनिंजाइटिस हम पढ़ रहे हैं तो हेडेक, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया ये सब प्रेजेंट रहेंगे। पॉसिबली प्रीसीडिंग हिस्ट्री ऑफ मेजल्स एंड एनी अनदर इलनेस विद इनकम्प्लीट रिकवरी भी हमें मिल सकती है। मतलब मेनिंजाइटिस के पहले हो सकता है पेशेंट को मेजल्स हुआ हो, ऐसी हिस्ट्री, या फिर ऐसी कोई डिजीज जिसकी रिकवरी कंप्लीट ना हो, वो हिस्ट्री भी हमें मिल सकती है। सेकेंड फेज में जो सिम्टम हमें मिलने वाले हैं मेनिंजाइटिस के, चाइल्ड इज ड्राउजी विद नेक स्टिफनेस एंड रिजिडिटी। जब डिजीज जाके थोड़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करती है तो सिम्टम भी थोड़े से स्पेसिफिक होने लग जाते हैं। चाइल्ड ड्राउजी हो जाता है, साथ में नेक स्टिफनेस और रिजिडिटी रहती है। कर्निंग एंड ब्रूजेंस की साइंस होते हैं वो पॉजिटिव मिलते हैं, और साथ में एंटीरियर फोंटेनल की बल्जिंग मिलती है हमें। ट्विचिंग ऑफ मसल्स मिलेगी, कन्वल्जन्स मिलेंगे, रेस्ट टेम्परेचर, मेनिंजाइटिस में टेम्परेचर रेस्ट मिलेगा, इसकी वजह से आगे कन्वल्जन्स आ सकते हैं, और मस्कुलर ट्विचिंग प्रेजेंट रहेगी। जो स्ट्राबिस्मस आई में जो हमें मिलेंगी देखने को, आई साइड में चेंज मिलेगा, स्ट्राबिस्मस मिल सकता है, निस्टैग्मस एंड पेपिलोएडिमा भी प्रेजेंट हो सकती है। जब हम फंडोस्कोपी करवाते हैं इस फेज में तो कोरोइडल ट्यूबरक्लोसिस में भी प्रेजेंट, मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस ने कोरोइड जो हमारी लेयर है आई की उसको भी इन्वॉल्व कर लिया है, तो कोरोइडल ट्यूबरक्लोसिस प्रेजेंट हो सकता है। देन टर्मिनल फेज है मेनिंजाइटिस की, उसमें होता है चाइल्ड इज करेक्टरिस्टिकली कोमेटोस विद ओपिस्टोटोनस एंड मल्टीपल फोकल पैरालिसिस हो सकते हैं। टर्मिनल फेज में बच्चा कोमा में चला जाएगा, साथ में उसमें ओपिस्टोटोनस कंडीशन रहेगी। जो हमने पढ़ा था ग्रह में बहिरायाम की कंडीशन हमें मिलती है, वही हमें इसमें भी मिल सकती है। मल्टीपल फोकल पैरालिसिस होगा, पैरालिसिस होगा यानी कि बॉडी में उसको वीकनेस मिल सकती है। क्रेनियल नर्व पाल्सी प्रेजेंट रहेगी, और उन पाल्सी के हमें साइन सिम्टम, जो भी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व है उसके साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। हाई ग्रेड फीवर ऑफन अकर्स टर्मिनली, और इसमें हाई ग्रेड फीवर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देन डायग्नोसिस ऑफ द मेनिंजाइटिस किस तरीके से करना है, तो प्राइमरी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है वो है लंबर पंक्चर। जब लंबर पंक्चर करेंगे तो CSF का एग्जामिनेशन करते हैं, CSF का प्रेशर देखते हैं, उसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, सेलुलर कंटेंट, इन्फेक्शन है तो बैक्टीरियोलॉजिकल उसकी स्टडी करते हैं, कल्चर करवाते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। खिलाओ तो लंबर पंक्चर जब हम करवाएंगे तो प्रेशर यूजुअली रेज्ड मिलेगा हमें, CSF का प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइड सेल से वो 10 to 500 मिल सकती है। अर्ली बट लेटर लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट। इन्फेक्शन के स्टार्टिंग कंडीशन है, मेनिंजाइटिस के स्टार्टिंग की कंडीशन से पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइड सेल्स बढ़ी रहेगी, लेकिन जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है लिम्फोसाइट्स के नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोटीन वैसे तो नहीं होता है, लेकिन अगर प्रोटीन है तो भी प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ा होगा CSF में, उसकी अमाउंट होगी वो 10 to 500। ग्लूकोज लेस देन 50 मिलीग्राम पर DL इन मोस्ट केसेस मिलेगा, ग्लूकोज कम जाएगा क्योंकि जो भी बैक्टीरिया है उसको अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ग्लूकोज को यूज करेगा। साथ में हम ट्यूबरकुलर बेसिलाई के लिए कल्चर करेंगे।
प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकुलर फोकल एल्सवेयर इन द बॉडी इज स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव डायग्नोसिस। अगर पुराना कहीं ट्यूबरक्लोसिस हुआ है बच्चे में, उसके बाद मेनिंजाइटिस हुआ है, तो ट्यूबरकुलर फोकस प्रेजेंट रहेंगे। प्राइमरी साइट लंग्स में प्रेजेंट हो सकते हैं ट्यूबरकुलर फोकस। तो मेनिंजाइटिस ये साइन सिम्टम देख के मेनिंजाइटिस का जो डायग्नोसिस है उसको सपोर्ट करते हैं स्ट्रॉन्गली। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे ट्यूबरकुलर फोकस देखने के लिए। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करवाते हैं। आगे पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देंगे। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है तो एंटी ट्यूबरकुलिन थेरेपी में जो 4 ड्रग होती है उनको एडमिनिस्टर्ड करते हैं। RHEZ जो होती है आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और पायरेजिनामाइड। स्टार्टिंग में जो इनिशियली हम इसको 3 महीने तक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट 15 मंथ के लिए हम देते हैं और उसमें भी रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजाइड होती है। टोटल पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट 18 मंथ होता है मेनिंजाइटिस या ट्यूबरकुलर डायबिटीज़ का। मेडिसिन के बाद हम स्टेरॉइड्स का यूज कर सकते हैं जिससे कि जो सेरेब्रल एडिमा है वो रिड्यूस होगी और आगे फाइब्रोसिस की कंडीशन ना हो या CSF ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, इसलिए हम स्टेरॉइड यूज करेंगे। स्टेरॉइड की जो डोज है 2 मिलीग्राम पर kg पर 24 आवर प्रेडनिसोलोन देना है हमें 6 to 8 वीक के लिए। एट द स्टार्टिंग ऑफ ट्रीटमेंट में जो हम एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी स्टार्ट करते हैं उसके 3 डेज बाद ही हमें ये वाला स्टेरॉइड वाला ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। प्रेडनिसोलोन यूज करना है नेक्स्ट 6 to 8 वीक के लिए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द मेनिंजाइटिस, इट इज़ पार्शियली ट्रीटेड बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से, DD करना है वायरल मेनिंजाइटिस से, सेरेब्रल मलेरिया से या वायरल एंसेफेलाइटिस से हम ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को डिफरेंशियल करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रोनिक मेनिंजाइटिस। Chronic meningitis is a constellation of a sign and symptom of meningeal irritation. Acute meningitis is a serious condition. Chronic meningitis में हमें meningeal irritations के sign symptom मिलेंगे जो कि associated होते हैं with CSF pleocytosis। CSF में pleocytosis यानी कि जो cells हैं हमारी CSF में cells है वो मिल सकते हैं। persist for longer than 4 week, अगर ऐसा हमें 4 week तक मिल रहा है तो उसे क्रोनिक मेनिंजाइटिस डायग्नोस कर सकते हैं। क्रोनिक मेनिंजाइटिस के कोजेज भी बैक्टीरियल क्रोनिक मेनिंजाइटिस, फंगल या पैरासाइटिक क्रोनिक मेनिंजाइटिस हो सकता है और उनके एजेंट इसमें दिखाए गए कि मेनली बैक्टीरियल में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, पैलिडम हो सकता है, ब्रूसेला स्पीशीज, एक्टिनोमाइकोसिस, ये सारे बैक्टीरियल क्रोनिक मेनिंजाइटिस को लीड कर सकते हैं। फंगल में कैप्सुलेटम, कैंडिडा एल्बिकेंस, एस्परजिलस फंगल है, ये फंगल क्रोनिक मेनिंजाइटिस कर सकती है। पैरासाइटिस में एक्थेंथो अमीबा स्पीशीज हो सकती है और स्टेरोकोलियस हो सकती है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस, प्रोसाइनोइस, ऐसी कंडीशंस हो सकती है जो पैरासाइटिक क्रोनिक मेनिंजाइटिस को लीड करती है। हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन जो हमें एक मेनिंजाइटिक पेशेंट का करना है, उसे सीवियरिटी को असेस करके उसका क्या ट्रीटमेंट चलाना है वो भी देखेंगे। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे, इसके ग्लासगो कोमा स्कोर देखेंगे, GCS स्कोरिंग, जॉन्डिस और इरिटेबिलिटी को टेस्ट करेंगे। हम पेशेंट को रिससिटेट करेंगे, अगर सेप्टिक शॉक की कंडीशन है तो हम पेशेंट को रिससिटेशन करते हैं। देन वाइटल्स, टेम्परेचर, हार्ट रेट, BP, पल्स रेट चेक करेंगे। साइन ऑफ इंक्रीज्ड ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके साइंस में हमें मिलते हैं बल्जिंग ऑफ फंटानल्स मिलेगी, हेडेक मिल सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, पाल्सी, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड पेपिलर एडिमा की कंडीशंस हमें मिल सकती है। साइन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब प्रेशर को कम करवा देती है। जैसे फ्लूइड कम होगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर कम होगा, हेडेक में थोड़ा आराम मिल जाएगा, बल्जिंग थोड़ी कम हो जाएगी।
फंडस एग्जामिनेशन में पेपिलर एडिमा मिलेगी। क्रेनियल नर्व पाल्सीज में मेनली ओक्यूलोमोटर नर्व की पाल्सी, फेशियल नर्व की पाल्सी या ऑडिटरी नर्व की पाल्सी मिल सकती है। आगे एग्जामिनेशन में पढ़ते हैं मेनिंजेस, जिसमें यानी कि चेक फॉर नक्कल रिजिडिटी विद पैसिव नेक फ्लेक्शन इनवॉलंटरी रेसिस्टेंट, ये हम इसमें एग्जामिनेशन करते हैं। ब्रुजिन्स के साइन देखते हैं, इसमें कर्निंग साइन दोनों ही हमें पॉजिटिव मिलते हैं। ब्रुजिन्स के साइन क्या होता है? हिप एंड नी फ्लेक्शन विद नेक मूवमेंट। जब हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, नेक को फ्लेक्स करते हैं, तो पेशेंट का हिप एंड नी भी अपने आप ही फ्लेक्स हो जाता है, उसे ब्रुजिन्स के साइन बोलते हैं। कर्निंग साइन होता है एक्सटेंड नी विद हिप फ्लेक्शन। जब हम हिप फ्लेक्शन करवाते हैं पेशेंट का, तो उसका नी एक्सटेंड हो जाता है, इसे कर्निंग साइन बोलते हैं। इसके अलावा हेमीपेरेसिस की कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट रेशेज है पेटिशियल और परप्यूरिक रेसेज हो सकते हैं। ये तब स्पेशली हमें तब मिलेंगे जब नॉट ओनली इन मेनिंगोकोकल बट आल्सो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया में भी हमें पेटिशियल परप्यूरिटिक रेशेज मिलेंगे। दिस इज़ द कर्निंग साइन। जब हम देख रहे थे कि जब हम पेशेंट के हिप को फ्लेक्स करवाते हैं तो नी एक्सटेंड हो जाता है, कर्निंग साइन पॉजिटिव मिलेगा। कर्निंग साइन के बाद है ब्रुजिन्स की साइन। ब्रुजिन्स की साइन में होता है नेक का जब हम फ्लेक्शन करवाते हैं तो हिप एंड नी दोनों ही फ्लेक्स हो जाते हैं, तो बच्चे में ये भी पॉजिटिव मिलेगा ब्रुजिन्स की साइन। इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी है हमें? मेनिंजाइटिस को प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए सीबीसी करवाएंगे, ब्लड कल्चर, ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे, लाइपोप्रोटीन्स करवाएंगे। उसके अलावा हम डिफरेंट ल्यूकोसाइट काउंट, ग्लूकोज, प्रोटीन ये सब करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जामिनेशन, पीसीआर टेस्टिंग, कोगुलेशन प्रोफाइल, एलएफटी, केएफटी, चेस्ट एक्सरे, सीटी, एमआरआई करवा सकते हैं। ब्लड गैसेज, ईईजी और ईसीजी करवा सकते हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन हमें प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए करवानी है। देन जो डायग्नोसिस है हमें मेनली सीएसएफ एग्जामिनेशन से होता है। CSF picture is quite diagnostic of the kind of meningitis present। अगर meningitis present है तो किस टाइप का present है? बैक्टीरियल है, वायरल, फंगल या एसेप्टिक, तो ये हमें CSF से पता लग जाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि CSF पिक्चर अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल एजेंट देखेंगे। एजेंट में हमने देखा है, एजेंट देखेंगे, CSF प्रेशर देखेंगे, WBC काउंट पर माइक्रोलीटर देखना है हमें CSF एग्जामिनेशन में, ग्लूकोज देखना है जिसकी यूनिट मिलीग्राम पर DL होगी, प्रोटीन एंड माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट करेंगे। इफ़ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस परसिस्ट या बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस प्रेजेंट है तो CSF का जो प्रेशर है हमारा वो 100 से 300 के बीच होगा। WBCs होगी वो मोर देन 100 to 5000 होगी पर माइक्रोलीटर, और उनमें भी मैक्सिमम पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियोसाइड्स बढ़ी हुई होगी 80% से ज़्यादा। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज काउंट हमें कम मिलेगा, वो हमें लेस देन 40 मिलीग्राम पर DL मिलेगा, और प्रोटीन काउंट वो ज़्यादा मिलेगा, मोर देन 100 मिलीग्राम पर DL। माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज ऑफ CSF करेंगे तो स्पेसिफिक पैथोजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड होगा इन 60% ऑफ ग्राम स्टेन एंड 80% ऑफ कल्चर में कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है वो हमें इसमें पता लग जाएगा। वायरल मेनिंजाइटिस से CSF का प्रेशर बैक्टीरियल से थोड़ा कम होगा 90 to 200। जो WBCs होगी ये भी हमें कम मिलेगी 10 to 300, और इनमें भी लिम्फोसाइट्स ही ज़्यादा मिलेगी, जबकि बैक्टीरियल में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियोसाइड ज़्यादा थी। नॉर्मल या तो ग्लूकोज है हमें लेवल नॉर्मल मिल सकती है CSF में, या रिड्यूस्ड भी मिल सकती है, वो हमें मम्स की कंडीशन में मिलेगी। प्रोटीन जो हमें मिल रहा है वायरल मेनिंजाइटिस में नॉर्मल मिल सकता है, ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। इसमें माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट करेंगे तो इसमें वायरल आइसोलेशंस होंगे, वायरस हमें डिटेक्ट होगा, साथ में PCR ऐसे भी हमें करवाना होगा। इसमें ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस की कंडीशन में जो प्रेशर होगा CSF का 180 से 300 के बीच बैक्टीरियल के बराबर होगा लगभग। WBC 100 to 500 काउंट पर माइक्रोलीटर एंड लिम्फोसाइट्स ज़्यादा होगी। ग्लूकोज लेवल रिड्यूस्ड होगी लेस देन 40।
प्रोटीन 100 से ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा। और माइक्रोबायोलॉजी में एसिड फास्ट बेसिलाइक स्टेन करवाते हैं। AFB स्टेनिंग में ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, कल्चर और PCR में भी प्रेजेंट होगा। देन क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस जो कि हमारा फंगल मेनिंजाइटिस है, इसमें CSF का रेशियो ट्यूबरकुलर के बराबर ही होगा 180 to 300। जो लिम्फोसाइट सेल्स है हमारी WBCs है वो 10 to 200 पर माइक्रोलीटर मिलेगी। रिड्यूस्ड ग्लूकोज लेवल मिलेगा और 50 to 200 के बीच में प्रोटीन कंटेंट मिलेगा। इसकी जो हमें जो माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट करते हुए इंडिया इंक क्रिप्टोकोकल एंटीजन और कल्चर से करवाते हैं। देन सेप्टिक मेनिंजाइटिस की कंडीशन है तो उसमें प्रेशर हमें 90 से 200 के बीच मिलेगा। WBCs 100 से 10 to 300 के बीच मिलेगी। नॉर्मल ग्लूकोज काउंट मिलेंगे। नॉर्मल प्रोटीन बट मे बी स्लाइटली एलिवेटेड हो सकता है। नेगेटिव फाइंडिंग, नो वर्कअप। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट में कोई भी माइक्रोब हमें नहीं मिलेगा असेप्टिक मेनिंजाइटिस में। देन हमने देख लिया कि कौन से एजेंट से मेनिंजाइटिस हो रहा है और उनसे CSF में क्या क्या चेंजेस मिल रहे हैं। नॉर्मल वैल्यू हम देखते हैं CSF के जो CSF का नॉर्मल प्रेशर होता है वह 80 to 200 के बीच होता है। WBCs काउंट कम होते हैं 0.5 पर माइक्रोलीटर। लिम्फोसाइट्स से हमें 0.5 पर माइक्रोलीटर लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। ग्लूकोज 50 to 75 मिलीग्राम पर DL अवेलेबल होता है। प्रोटीन कंटेंट 15 से 40 मिलीग्राम पर DL होते हैं और नेगेटिव फाइंडिंग मिलती है माइक्रोब्स की ऑन वर्कअप। तो ये हो गया हमारे मेनिंजाइटिस का डायग्नोसिस किस तरीके से करना है। नेक्स्ट हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर लंबर पंक्चर यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।